राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के विद्यार्थियों का YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कृषि प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि कई कारकों का प्रतिफल होती है। इन्हीं कारकों के द्वारा कृषि संचालित होती है और इन्हीं कारकों के समन्वित परिणाम से कृषि को विशिष्टता भी प्राप्त होती है। साथ ही इनकी समस्या और अनेक रूपता के फलस्वरूप कृषि प्रदेशों का जन्म भी होता है, जिसमें एक क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की फसल होती है तो दूसरे क्षेत्र में दूसरे प्रकार की फसल पैदा होती है। इन्हीं कारकों के परिणाम स्वरूप कृषि में भिन्नता मिलती है, जिससे कहीं चावल पैदा हो जाता है तो कहीं गेहूँ, किसी क्षेत्र में गन्ना तो किसी में रबड़, कहीं सघन कृषि होती है तो कहीं कृषि होती ही नहीं है। फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले इन कारकों को हम मुख्य 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक पर्यावरण। इन कारकों का प्रभाव फसलों के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि कृषि भूमि के वितरण, कृषि के प्रकार, उसके क्षेत्रीय वितरण आदि भौतिक पर्यावरण के विविध रूपों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। हालांकि मानव ने भौतिक पर्यावरण से संबंधित कई समस्याओं का समाधान कर दिया है, जैसे कि शुष्क और अर्धशुष्क भागों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, रोगों से बचने के लिए कई प्रकार की कीटाणुनाशक और रसायनों का प्रयोग करने लगा है। फिर भी भौतिक कारक किसी भी प्रदेश के फसल उत्पादन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते ही हैं। फसल उत्पादन को परोक्ष रूप से प्रभावी बनाने वाले मुख्य भौतिक कारकों में उच्चावच, जलवायु और मिट्टी मुख्य हैं। प्रारंभ में मनुष्य पूर्ण रूप से कृषि के लिए प्रकृति पर ही निर्भर था, लेकिन जब से तकनीकी विकास हुआ है वह धरातल के विभिन्न भागों पर कृषि कार्य करना शुरू कर दिया है और विभिन्न प्रकार के धरातल पर यह कार्य करने के लिए खाद, विशिष्ट प्रकार के बीज आदि भी तैयार करने लगा है। कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण होती है जलवायु। जलवायु किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाली मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। ये फसल के उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके द्वारा फसल के विभिन्न प्रकार और स्वरूप निर्धारित भी होते हैं और नियंत्रित भी होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी ये बहुत अधिक प्रभावी है। इसके विभिन्न तत्व जलवायु को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तापमान। फसल के बीज अंकुरित होने, पौधे की वृद्धि और पकने सभी के लिए एक विशिष्ट और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। कोई भी बीज या पौधा उपयुक्त तापमान न मिले तो वह विकसित नहीं हो पाता है। तापक्रम की भिन्नता के साथ फसलों में भी भिन्नता पाई जाती है। शीतकालीन गेहूं के लिए कम तापमान उपयुक्त रहता है, पर ये कभी कभी हिमांक भी सह जाते हैं, जबकि चावल के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और यदि तापमान कम हो जाए तो इनका उपयुक्त विकास नहीं हो पाता। तापमान का जो स्रोत है वो एकमात्र सूर्य ही है। विषुवत रेखा पर तो वर्ष पर्यंत तापमान ऊंचे रहते हैं, जबकि धीरे धीरे विषुवत रेखा से दूर जाने पर तापमान कम होते जाते हैं और हमारी जो फसल का उत्पादन है वो भी इसी प्रकार से निर्धारित हो जाता है। फसलों के लिए शुष्क ग्रीष्मकाल बहुत हानिकारक रहता है, क्योंकि इससे फसलें निर्जलीकरण की शिकार हो जाती है। इसी तरह से अतिशीलता, ये बहुत अधिक सर्दी हो
तो वह भी पौधों के लिए नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि पौधे वातावरण की नमी को ग्रहण करके उसे वाष्पीकृत नहीं कर पाते हैं। चाय, कपास आदि पौधे अत्यधिक सर्दी से नुकसान में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से फसल के बीज अंकुरण, वृद्धि और तापमान में और विकास में तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा मुख्य कारक है वर्षा। वर्षा मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति में सहायक होती है, क्योंकि ये पोषक तत्व जल के माध्यम से पौधों तक पहुंचते हैं और ये जल वर्षा से ही मिल पाता है। पृथ्वी पर सब जगह वर्षा की मात्रा और इसका वितरण भिन्न भिन्न होता है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ये दोनों ही कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। ठीक इसी तरह से अनियमित वर्षा वाले या किसी विशेष काल में जहाँ वर्षा होती हो, जैसे कि मानसूनी प्रदेश, वहाँ पे कृषि अस्थिरता से ग्रसित हो जाती है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ चावल, चाय, जूट, कपास आदि की कृषि की जाती है, और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ ज्वार, बाजरा, जौ, अरहर आदि फसलें पैदा की जाती हैं। सूर्य प्रकाश। सूर्य पौधों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। पौधों की वृद्धि में प्रकाश की तीव्रता, उसका दीप्तकाल की अवधि आदि प्रभावित होती है। यह प्रभाव हरे पौधों की वृद्धि, उसमें प्रकाश संश्लेषण आदि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखा जा सकता है। फसल उत्पादन को सबसे अधिक खतरा असामयिक पाले से होता है। उत्तरी यूरोप, साइबेरिया, कनाडा आदि की कृषि पर पाले का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। स्थायी पाला क्षेत्र आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहे हैं, क्योंकि धरातल के नीचे ही मिट्टियाँ स्थायी रूप से जमी होती हैं। साइबेरिया और सुदूर मंगोलिया में स्थायी पाला क्षेत्र है। यहाँ फल, सब्जियाँ, दलहन, तिलहन आदि की खेती पर पाला विनाशकारी प्रभाव डालता है। पवन के द्वारा तापमान और आर्द्रता का वहन होता है। तेज हवा से फसलों और फलों को क्षति पहुँचती है। ब्रिटिश द्वीपों में फसलों के चयन के समय तने की शक्ति को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि तेज हवा के झोंके कभी कभी तना खड़ा रह जाता है और बालें कट कट के उड़ जाती हैं। और इस क्षेत्र में क्योंकि पवन का विशेष प्रभाव है, तो यहाँ पवन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। विश्व के कई भागों में ऐसी स्थानीय या मौसमी पवनें चलती हैं जिससे कृषि को बहुत अधिक नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस की रोन घाटी में दक्षिण की ओर चलने वाली मिस्ट्रल की पवनों के कारण भूमध्य सागरीय बागानों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। ठीक इसी तरह से रॉकीज पर्वत क्षेत्र की चिनूक हवाएं अमेरिका की कृषि को नुकसान पहुंचाती है। आल्प्स पर्वत की पवन हवाओं के कारण यूरोप की कृषि प्रभावित होती है। तो इस प्रकार जलवायु की अनुकूलता का महत्व उन क्षेत्रों में और भी अधिक हो जाता है जहाँ व्यावसायिक कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ फल, फूल आदि ग्रीन हाउस में पैदा किए जाते हैं। इसमें लागत कम आती है और व्यावसायिक महत्व बढ़ जाता है। दूसरा मुख्य भौगोलिक कारक है मिट्टी। मिट्टी कृषि की आधारशिला होती है। सभी प्रकार की वनस्पतियों का जन्म मिट्टी में ही होता है। मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं जिसका प्रभाव फसलों के उत्पादन पर होता है वो है मूल पदार्थ, मृदा का गठन एवं संरचना, उसमें नमी की मात्रा, उसका तापमान, मिट्टी में जीवाणुओं या उर्वरता की मात्रा, मृत जीवांश पदार्थों की मात्रा आदि आदि। बांगड़ मृदा गेहूं, चावल, गन्ना आदि के लिए अच्छी है, तो कछारी मिट्टी जौ, चना, मटर आदि के लिए विशेष उपयोगी होती है। काली मिट्टी में कपास आदर्श कृषि मानी जाती है, तो खादर और डेल्टाई प्रदेशों में जूट की कृषि अच्छी होती है। उच्चावच फसल उत्पादन को प्रभावित करने में उच्चावच का सीधा संबंध रहता है। इनमें
पर्वत अधिकतम उच्चता के क्षेत्र होते हैं तो मैदान न्यूनतम उच्चता के क्षेत्र। उच्चावच कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। फसलों के वितरण और संबंधित कार्य धरातल के स्वरूप के अनुरूप ही किए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र कृषि की दृष्टि से सीमित संभावनाओं वाले भूभाग हैं। पहाड़ी भागों में कृषि कार्य अधिक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ऊंचे होते हैं। इससे परिवहन नहीं हो पाता। साथ ही ऊंचाई की अधिकता के कारण तापमान की कमी से बीज वपन केवल गर्मियों में ही हो पाता है। ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी क्षेत्र इसीलिए भेड़ और मांस के लिए पशुपालन के क्षेत्र हैं। मैदानी भाग कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी दूर दूर तक बिछी होती है जो कृषि के लिए विशेष उपजाऊ होती है। मिसिसिपी का मैदान हो या नील नदी का मैदान हो, चीन में हांगो का मैदान हो या भारत में गंगा सिंधु का मैदान, सभी कृषि की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी क्षेत्र हैं। यहाँ खाद्य आपूर्ति और उद्योग दोनों ही पनपते हैं। पठारी भाग भी कृषि के लिए उपयुक्त हो सकते हैं जैसे कि ब्राज़ील का पठार और दक्कनी भारत का पठार, परंतु पठार अधिकांशतः ऊबड़ खाबड़ होने के कारण यहाँ संभावनाएं अपेक्षाकृत कम हो जाती है। साथ ही पठारों की जो मिट्टी होती है वो पथरीली और ढलुआ भूमि होती है तो इसके लिए कुछ पठार अच्छे नहीं माने जाते। अति उच्च पठार भी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होते जैसे कि तिब्बत का पठार, परंतु भारत के जो दक्षिण का पठार है वह लावा निर्मित है इसलिए यहाँ कृषि के लिए विशेष उपयोगी है। यहाँ कृषि के हेतु सिंचाई के साधन भी बहुतायत से मिल जाते हैं, इसीलिए कपास, गन्ना, गेहूँ, चना जैसी कई फसलें यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। समतल पठारों में मिट्टी का जमाव समुचित होता है और सिंचाई की भी सुविधाएं मिल जाती है, इसलिए वहाँ कृषि कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार कृषि भौतिक दशाओं के विभिन्न कारकों से केवल प्रभावित ही नहीं होती बल्कि निश्चित और नियंत्रित भी होती है। इन सभी कारकों का समन्वित योगदान कृषि के प्रकार और प्रारूपों पर दृष्टिगोचर होता है। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण को संस्थागत कारक भी कहते हैं। सामाजिक मान्यताएं और मूल्य क्या है इसका भी प्रभाव फसल के उत्पादन पर पड़ता है, क्योंकि हम कृषि को जीवन यापन की दृष्टि से अपना रहे हैं या व्यावसायिक दृष्टि से, इसका सीधा सीधा प्रभाव कृषि की पद्धति पर पड़ता है और पद्धति का प्रभाव इसके उत्पादन पर दिखाई पड़ता है। तो सामाजिक पर्यावरण में हम भिन्न भिन्न बिंदुओं को लेते हैं। सबसे पहला है हमारी धार्मिक व्यवस्था। धर्मावलंबी मंदिर, मठ, गिरजाघर इनके भी अधिकार में भूमि रहती है जिन पर कृषि कार्य किया जाता है और यहाँ का जो भी उत्पादन होता है इसका उपयोग वहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा ही किया जाता है। ऐसी भूमि पर व्यावसायिक दृष्टि से कुछ भी उत्पादन नहीं किया जाता। वहाँ के लोगों की आवश्यकता के अनुसार, उनके समय के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार ही उत्पादन होता है जो अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में हो पाता है। जोत का आकार। कृषि का विकास और फसलों के चयन में जोत का आकार बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसकी सीधा संबंध कृषि की गहनता से होता है। कृषकों की संख्या, भूमि पर उसका दबाव, उत्तराधिकारी कानून आदि भिन्नताओं के कारण जोत का आकार में भिन्नताएं मिलती हैं। फार्म का औसत आकार यूरोप में जहां 10 हेक्टेयर तक होता है, दक्षिणी अमेरिका में 98 हेक्टेयर तक हो जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में यह 1137 हेक्टेयर है और एशिया में मात्र 5 हेक्टेयर से भी कम पाया जाता है। बड़े फार्मों से मिलने वाले लाभों को व्यापारिक और तकनीकी वर्गों में रखा जाता है। यहाँ तकनीकी दृष्टि से महंगी मशीनें और यंत्रों का प्रयोग लाभप्रद रहता है। यहाँ कृषिगत वस्तुओं की मात्रा भी अधिक होती है और उनका मूल्य भी अधिक होता है। इसके विपरीत छोटे फार्मों में कृषकों का झुकाव गहन कृषि की ओर होता है और अपेक्षाकृत छोटी जोतों की प्रति इकाई उपज अधिक होती है। तीसरा है सामाजिक संगठन। पूर्व सोवियत की ज़ारकालीन व्यवस्था में सामूहिक कृषि का महत्व होता था।
चीन में प्राचीन ग्रामीण कृषि या कम्यून कृषि हो या दक्षिणी अमेरिका की प्राचीन कृषि हो, आज भी वहाँ सामूहिक अधिकार होता है। जबकि पूरब की जो कृषि होती है वह परंपरागत विधियों के कारण जीविकोपार्जन की ही होती है और इनके ऊपर व्यक्तिगत अधिकार होता है। तो इन सब का प्रभाव भी कृषि की उत्पादकता पर पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में हम जातिगत विशेषताओं, रीति रिवाजों, आदतों, तौर तरीकों, काश्तकारी की पद्धतियों आदि को देखते हैं और इसका भी प्रभाव कृषि की उत्पादकता पर पड़ता है। कृषि की जो भूमि है वह जाति या विशेष वर्ग समूह के द्वारा ही संचालित होती है। जैसे कि जनजाति या आदिवासी समूहों द्वारा कृषि भूमि पर संगठित रूप से की जाती है और उस उत्पादन का प्रयोग सभी अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। वहाँ व्यक्तिगत उपयोग की कोई बात ही नहीं होती। मानसूनी एशियाई देशों में, विशेषकर आदिम जातियों में, ये प्रथा आज भी देखने को मिलती है। मानव की रुचि। विभिन्न देशों और जलवायु में मानव की रुचि भिन्न भिन्न होती है। इसी के अनुसार फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। मानसूनी देशों में चावल, दालें आदि अधिक खाई जाती हैं, तो शीतोष्ण प्रदेशों में रोटी, तरकारियाँ, मांस, शराब आदि अधिक काम में ली जाती है। फलतः यहाँ इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों के लोग अंगूर अधिक पैदा करना पसंद करते हैं, तो चीन और तिब्बत के बौद्ध धर्मावलंबियों में मांस खाना वर्जित है, इसलिए वहाँ मांस नहीं खाया जाता और चारे की कृषि कम की जाती है। भूस्वामित्व। भूमि के सदुपयोग और उत्पादन बढ़ाने की कृषकों में होड़ सी है। आदिकाल में कृषि भूमि पर सामूहिक अधिकार होता था, लेकिन आज तकनीकी विकास की दौड़ में अधिकांश देशों में भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व होने लगा है। आज भूमि पर अधिकार हैसियत और समृद्धता का सूचक हो गया है, इसलिए कृषक भूमि पर निजी नियंत्रण रखने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा और अस्तित्व को ऊंचा बनाए रखने के लिए अधिकाधिक भूमि का स्वामित्व चाहते हैं। स्थायी अधिकार होने पर कृषक मेहनत और अधिक कुशलता से कार्य करते हैं, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि होने लगती है। कारक है सांस्कृतिक पर्यावरण। इसके दो पहलू हैं, आर्थिक और राजनीतिक। तो पहले आर्थिक देख लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में कृषि का विकास और वहाँ की व्यवस्था आर्थिक तंत्र पर निर्भर करती है। आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप ही कृषक उन्नत बीज, सिंचाई के साधन, उर्वरक, कृषि संबंधी उपकरण आदि खरीदकर कृषि को सुव्यवस्थित कर पाता है, अन्यथा कृषि में अभावग्रस्तता बनी रहती है। कृषि के लिए विकास की दौड़ में नई पद्धति को अपनाना अवश्य संभव हो जाता है और इसके लिए आर्थिक समृद्धता बहुत अधिक जरूरी है। इसके अभाव में कृषक जीविकोपार्जन कृषि करने के लिए बाध्य हो जाता है। कई ऐसे कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, जो कृषि की उत्पादकता को सीधा प्रभावित करते हैं। इनमें पहला है परिवहन। परिवहन के साधन यदि द्रुतगामी और बहुत अधिक संख्या में हो तो कृषि उत्पादों का आदान प्रदान तीव्रता से होने लगता है। विश्व में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ की कृषि की जाती है, जिसमें फल, फूल, दूध, सब्जियां आदि हैं। यदि इनका तीव्र गति से परिवहन न हो या परिवहन की आवृत्ति अधिक ना हो तो ये वस्तुएं बाजार में पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो जाएगी और कृषि कार्य व्यर्थ चला जाएगा। श्रम। कृषि को प्रभावित करने में श्रम भी महत्वपूर्ण कारक है। जिन क्षेत्रों में मानव श्रम की अधिकता होती है वहाँ जीविकोपार्जन गहन कृषि की जाती है, जबकि जहाँ मानवीय श्रम कम मिल पाता है वहाँ यंत्रीकरण के द्वारा कृषि का कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कृषि में यंत्रीकरण से मानव श्रम की उपेक्षा होती है, वरन कई ऐसे काम हैं जैसे कि कठोर भूमि को खोदना आदि जो मानव श्रम से असाध्य होते हैं वो इस कृषि यंत्रों की सहायता से किए जा सकते हैं। बाजार। कृषि उत्पादों को बेचने के लिए बाजार का महत्व सर्वोपरि है। कृषि से उत्पादित पदार्थों का क्रय विक्रय बाजार में ही हो पाता है। बाजार और दूरी दोनों में संबंध रहता है। दूरी बढ़ने पर कृषक को अपने उत्पादित पदार्थ का अधिक और उचित लाभ नहीं मिल पाता। साग सब्जियां आदि शीघ्र नष्ट होने के कारण निकट ही पैदा करना आवश्यक हो जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में
नगरों के आसपास ही सब्जियां और फल पैदा किए जाते हैं और वहीं इनके बाजार लगे रहते हैं। पूंजी की उपलब्धि भी कृषि के लिए आवश्यक है ताकि अधिक उत्तम बीज, खाद, वैज्ञानिक तरीके आदि के अपनाने में कोई बाधा ना आए। क्षेत्र का विशिष्टीकरण। फसल क्षेत्र विशेष का निर्धारण फसलों की लागत और लाभ के आधार पर होता है। किस क्षेत्र में कौन सा व्यवसाय उचित और उपयोगी होगा, प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ से निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार इनमें से जो उद्यम उस क्षेत्र के लिए लाभकारी हो, कृषक प्राथमिकता के आधार पर उसे चुन लेते हैं और ये क्षेत्रीय विशेषता वहाँ कृषिगत दृष्टि से मिल जाती है और वहाँ की विशेष पहचान बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेरीज स्टेपीज प्रदेश गेहूं के लिए प्रसिद्ध हैं, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया रबड़ की कृषि के लिए। तकनीक। विश्व की आधी से अधिक क्रियाशील जनसंख्या कृषि से संबंधित है, परंतु मात्र 11% लोग ही यंत्रीकरण और तकनीक को अपना पाए हैं और उसके अनुसार अपनी कृषि को विकसित कर पाए हैं। मशीनीकरण एवं यंत्रीकरण। कृषि में मशीनीकरण का उपयोग श्रमिकों के अभाव में और कृषि अत्यधिक क्षेत्र विस्तृत कृषि में अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। यंत्रीकरण से कृषकों की मांग कम नहीं होती है, वरन सघन क्रियाएं इससे आसान हो जाती हैं। इस दृष्टि से कृषि में मशीनीकरण में वायुयान को प्रयोग से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव आदि करने से मानवीय स्वास्थ्य के प्रति भी अधिक नुकसान नहीं उठाना पड़ता और कृषि पद्धति में कुशलता, सरलता और विश्वसनीयता आती है। आर्थिक प्रशासनिक नीतियाँ। फसल उत्पादन पर प्रशासनिक नीतियों का भी प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादनों की कीमतें सरकारी तंत्र द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती हैं। इन कीमतों पर कृषि उत्पादन प्रणाली ही निर्भर करती है। जिस उत्पादन की कीमत ज़्यादा हो जाती है, कृषक उसी वस्तु का उत्पादन करने लगता है और जिसकी कीमत बाजार में कम होने लगती है, कृषक उस चीज़ की उपेक्षा करने लगता है। तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र विशेष की उत्पादकता पर पड़ने लगता है। राजनीतिक कारक। फसल उत्पादन में राजनीतिक कारकों का प्रभाव स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर पड़ता है। विश्व में लगभग सभी देशों में वहाँ की सरकारों द्वारा प्रतिपादित नीतियों के अनुसार ही कृषि का संचालन किया जा सकता है। इन नीतियों में भू स्वामित्व, भूमि में सुधार, जोत का आकार आदि का निर्धारण एक